अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 24 साल पहले अफगानिस्तान का वो इलाका जो तालिबान के खिलाफ मुजाहिमत का गढ़ तस्वुर किया जाता था, वो इलाका आज भी पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल के लिए अब तक रुकावट बना हुआ है। मुसलसल फतुहात के बाद तालिबान को पहली मुजाहिमत का सामना है। 24 साल पहले इस इलाके यानी पंजशीर से अहमद शाह मसूद तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी मुजाहिमती तहरीक चला रहे थे। अहमद शाह मसूद की गोरीला जंग की सलाहियतों के सामने तालिबान को कई नुकसानात का सामना करना पड़ा और तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सके थे। और फिर 2001 में अमेरिका पर 9/11 के हमले से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को प्लानिंग के साथ कत्ल कर दिया गया। और अब 20 साल बाद अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी तालिबान के अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के खिलाफ मुजाहिमत बने हुए हैं और उन्होंने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत बगैर किसी जामे और शराकत इक़्तिदार के मुआहदे के तहत बनेगी तो अफगानिस्तान में खाना जंगी नागुज़ीर हो जाएगी। एक इंटरव्यू में अहमद मसूद ने दावा किया है कि हमने सोवियत यूनियन का सामना किया और हम तालिबान का भी सामना करेंगे। अहम बात यह है कि इस वक्त पंजशेर में अशरफ गनी हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह भी मौजूद हैं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान भी इस वक्त पंजशेर में तालिबान के खिलाफ मुजाहिमती तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जबकि तालिबान ने पंजशेर को घेरे में ले लिया है और इस इलाके के बाहर तालिबान के जंगजू मौजूद हैं और तालिबान का दावा है कि वो खून रेजी नहीं चाहते, इसलिए पुरअमन तरीके से ये इलाका भी उनके कंट्रोल में आना चाहिए, वरना लड़ाई से वो एक दिन में पंजशेर का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि मुजाहिदीन पंजशेर के करीब बदख्शां, तखार और अंद्राब सूबे में मौजूद हैं और दुश्मन पंजशेर के अंदर मुहासरे में है। इमारात इस्लामिया मसले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश कर रही है, जबकि अहमद मसूद ने बातचीत का मुतालबा किया, लेकिन साथ ही पैगाम दिया कि अगर तालिबान पंजशेर पर कब्जे की कोशिश करेंगे तो वो जंग के लिए तैयार हैं। यानी ये देखना होगा कि पंजशेर में अहमद मसूद और तालिबान के दरमियान कोई मुज़ाकरात तय पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से जंग शुरू हुई तो एक बार फिर अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात हैं। जबकि इससे पहले 18 अगस्त को वाशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने आर्टिकल में अहमद मसूद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमारे पास बड़ी तादाद में गोला बारूद और असलहा मौजूद है जो हमने मेरे वालिद के वक्त से जमा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये वक्त आ सकता है। हमारे पास अफगान फौज के वो लोग भी मौजूद हैं जो अपने कमांडोज की तरफ से सरेंडर करने के इक़दाम पर नाला हैं और अफगान स्पेशल फोर्सेस के साबिक़ अरकान ने भी हमारी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है। हमारी मिलिट्री सपोर्ट और साजो सामान इसके लिए काफ़ी नहीं है, ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे अगर मगरबी ममालिक के हमारे दोस्त बगैर किसी ताख़ीर के सप्लाई करने का रास्ता ना ढूंढें। अहमद मसूद ने मज़ीद लिखा कि चाहे जो भी हो, मैं और मेरे मुजाहिदीन पंजशेर का दिफा करेंगे, अफगानिस्तान की आज़ादी के आखिरी गढ़ के तौर पर इसका दिफा करेंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं और हमें तजर्बे से पता है कि क्या चीज़ें हमारी मुंतज़िर हैं, लेकिन हमें अमेरिका और दीगर जमहूरी इत्तेहादियों से मदद चाहिए होगी। और अब तालिबान और अहमद मसूद आमने सामने हैं। अब तक दोनों ग्रुप्स के दरमियान मुज़ाकरात या शराकत इक़्तिदार से मुताल्लिक कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद अफगानिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और फिर तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एजाज बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या दोनों फोर्सेज आमने सामने हैं, कोई लड़ाई का खदशा मौजूद है? शाहजेब, पंजशीर पूरे अफगानिस्तान में मज़ाहमत की एक अलामत के तौर पर जाना जाता है। ये सूबा है अफगानिस्तान का जिसके 5 अजला हैं, 1,73,000 के करीब इसकी आबादी है, लेकिन पूरी दुनिया में और बिलखुसूस अफगानिस्तान में ये अलामत है इस बात की कि जब भी मरकज़ में कोई हुकूमत ऐसी आई जो कि पंजशीरी उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो इस जगह से इसकी मज़ाहमत की गई उस हुकूमत की। अगर 1973 से उठाएं दाऊद खान की हुकूमत, तो उस वक्त अहमद शाह मसूद ने मज़ाहमत की गई थी। फिर मामलात आगे जब आए तो रीसेंट पास में चले जाएं, जब 1996 में तालिबान ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त भी अहमद शाह मसूद ने रेजिस्टेंस की थी। अब सूरत हाल ये है कि तालिबान यहाँ पर आए हैं तो एक बार फिर पंजशीर जो है वो मज़ाहमत की अलामत के तौर पर आया है। वहाँ पर जो सबसे अहम तस्वर किए जाते हैं वो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तस्वर किए जाते हैं। अहमद मसूद के हवाले से हमें ये पता चला है, अशरफ गनी के जो भाई हैं हशमत गनी, उन्होंने हमें खुद बताया कि अहमद मसूद ज़ाती तौर पे चाहते हैं कि सुलह हो जाए, लेकिन उनके साथ एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि सुलह ना हो, ये मामलात आगे बढ़े। तो उस ग्रुप की बज़ाहिर जो सरबराही कर रहे हैं, जो खुद को इस वक्त अफगानिस्तान का कायम काम सदर कहते हैं, वो अमरुल्लाह सालेह हैं जो कि तालिबान के सख्त मुखालिफ हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी बड़े नाकद हैं और भी
کچھ لوگوں کے بڑے ناقد ہیں. تو امراللہ صالح جو ہیں وہ ایسے گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں جو چاہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جھگڑا ہو. ہماری اطلاعات کے مطابق پنجشیر کے علاقے میں جھڑپیں ہوئی ہیں, لڑائی ہوئی ہے, لیکن بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی. پنجشیر کے اندر جو طالبان ہیں اس کے بعض علاقوں میں موجود ہیں, لیکن ابھی پنجشیر کی ویلی کے اندر نہیں گئے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ حشمت غنی جو کہ اشرف غنی کے بھائی ہیں اور کچھ اور ایلیمنٹس طالبان کے رہنماؤں کے ہمراہ, جن میں خلیل حقانی بڑے اہم ہیں اور دیگر چند لوگ ہیں, ان کے ہمراہ مذاکرات کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کامیاب ہو تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو. تو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ ٹینس صورتحال ہے, جھڑپیں ہو رہی ہیں لیکن باضابطہ جنگ نہیں ہوئی, مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہت شکریہ آزاد سید. افغانستان سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے. دوسری طرف کابل ایئرپورٹ کئی دنوں سے افراتفری کے مناظر پیش کر رہا ہے. طالبان نے جب سے کابل کا کنٹرول سنبھالا ہے اس وقت سے بڑی تعداد میں لوگ کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, اور وہاں ایک مکمل بحرانی کیفیت ہے. ایئرپورٹ میں افراتفری سے اب تک 20 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, جس میں زیادہ تر لوگ فائرنگ اور بھگدڑ سے ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ اور اتحادیوں پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے اور مخصوص افغان شہریوں کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے اپنی 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کریں, مگر طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ 31 اگست کی تاریخ ایک سرخ لکیر ہے اور اسی تاریخ کو ہی بیرونی قوتوں کو افغانستان سے باہر جانا پڑے گا, ورنہ اس کے نتائج ہوں گے. جہاں طالبان مغربی فورسز اور مزاحمتی گروپ اپنی اپنی حکمت عملی میں مصروف ہیں, تو وہیں افغانستان سے دہشت گرد تنظیموں کے پھر سے منظم ہونے کے خدشات کو بھی تقویت مل رہی ہے. اس وقت امریکہ کابل ایئرپورٹ تک رسائی کے لیے متبادل راستے کی تلاش میں ہے, کیونکہ امریکہ کو لگتا ہے کہ کابل ایئرپورٹ اور اس کے گرد داعش کی طرف سے حملوں کے خطرات موجود ہیں. دوسری طرف پاکستان جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے خدشات رکھتا ہے, اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سب سے مطلوب دہشت گردوں کی فہرست افغان طالبان کو فراہم کر دی ہے, اور افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ نے پاکستان کی شکایت کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن بھی تشکیل دے دیا ہے. ساتھ ہی آج وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین. سہیل شاہین صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے اس وقت جو پنجشیر میں صورتحال ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں, اطلاعات یہی ہیں کہ آپ کے جو اس وقت فورسز ہیں انہوں نے محاصرہ پنجشیر کا کر لیا ہے, تو اس وقت احمد مسعود نے واضح کیا ہے کہ اگر طالبان نے حملہ کیا تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک انکلوسیو حکومت ہو, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک انکلوسیو حکومت ہو, تو کیا وجہ ہے کہ بات نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم مسائل کو مسالمت آمیز طریقے سے, پیسفل طریقے سے حل کریں. اس لیے ہم نے پنجشیر کو ریلیجس اسکالرز کی ایک گروپ کو بھیجا تھا تاکہ ادھر ہمارے اوپوننٹس مخالفین جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کرے اور مسئلے کو صلحآمیز طریقے سے حل کرے. لیکن اگر وہ جنگ کے انتخاب کرتے ہیں, وہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ان پر لاگو ہوتی ہے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں اپنی پالیسی کے مطابق کہ مسائل کو صلحآمیز طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کریں. مگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپریہنسو حکومت بننی چاہیے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے, تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں مسئلہ اس وقت مسئلہ ہے؟ وہ کمپریہنسو گورنمنٹ تو ہماری پالیسی ہے, اس لیے ہم تو مشورے بھی کرتے ہیں, لیکن جب وہ چاہتے ہیں تو شاید وہ سے زیادہ اس کی چاہت ہے, کائنڈ آف مناپولی. تو یہ تو افغانستان ہم چاہتے ہیں کہ سارے ایتھنیسٹیز اس میں شامل ہو افغانستان کے نئے افغانستان میں, اور ہماری پالیسی بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے افغانستان کے سارے کو ملٹرلی ٹیک اوور کے ہے, ہمارے قبضہ ہے, لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ دوسری شخصیات, سیاسیون دڑے اس کے نمائندے افغانستان کی اسلامی حکومت میں شامل ہو. اس لیے میں مشورے بھی ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہو جب
20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान को कब्जा किया तो उन्होंने हमारे पर अनाउंस करते थे, रिवॉर्ड प्राइज अनाउंस करते थे कि हमको पकड़े, हमको कत्ल करे, हमको जेलों में डाले, हमारे लिए कोई तीसरा इंतखाब नहीं था, या जेल में डालते थे या शहीद करते थे हमारे मेंबर्स ऑफ इस्लामिक एमिरेट को। लेकिन हम भी बावजूद कि हमारे कब्जा है, हम चाहते हैं कि आ जाए, ये आप हुकूमत में शामिल हो और मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करें। हाँ, हालांकि हमारी कैपेबिलिटी है कि हम एक दिन में पंजशेर को कब्जा कर ले, लेकिन हम नहीं चाहते। हमारे ये वसात सदर है कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन वो उसकी अगर वो इस ऑप्शन या इस ऑफर को कबूल नहीं करते मेरे ख्याल में, तो उसकी डिसीजन है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर होगी। जैसा आप कह रहे हैं कि आपने मिलिटरीली फतह किया है, मगर आप चाहते हैं कि सबकी नुमाइंदगी हो हुकूमत में, सारी एथनिसिटीज़ की नुमाइंदगी हो हुकूमत में। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर क्या वजह है कि एक ढांचा अभी तक नहीं सामने आया है कि मुस्तकबिल की हुकूमत कैसी होगी? क्यों अभी तक आपके मुज़ाकरात नहीं कामयाब हो रहे हैं? अगर आप चाहते भी हैं कि सबको मिलाकर इस वक्त हुकूमत बनाई जाए और आपने फतह किया है। जी, अगर वो ये चाहते हैं जैसे 20 साल में पहले थे, अभी वो हुकूमत पर, सारे हुकूमत पर वो डोमिनेंस हो, ये तो प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है उनकी तरफ। अब सिचुएशन चेंज हो चुके हैं, अभी तो ऑक्यूपेशन ख़त्म हो चुके हैं। मेरे ख्याल में यही रुकावट है, वरना तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे ओपोनेंट्स है वो भी हुकूमत में शामिल हो, इस पर डिलिब्रेशन हो रही है, मुशावरत हो रही है। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें हामिद करज़ई साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उससे मंतकी अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंच रहे कि वो हुकूमत में ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। जाहिर है ये तो है, वरना जो हम चाहते हैं कि एक नए हुकूमत में अफगान इस्लामिक इंक्लूसिव गवर्नमेंट में शामिल हो, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट तो है, तो जाहिर है वो है कि वो ये सोचता है जैसे 20 साल पहले सोचते थे, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वैसा मगर जब ये कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल ख़त्म होती है, अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आती है, तो आपके जहन में कोई नक्शा है उसके बाद 1 साल में, 1.5 साल में इलेक्शन कराए जाएं, अफगानिस्तान के अवाम को हक दिया जाए कि फिर वो अपने हुक्मरान चुने, वो आपको चाहते हैं, जिसको भी चाहते हैं, उसी हिसाब से हुकूमत बने? एक तो अफगानिस्तान के लोगों ने अपने फैसला दिया है, क्योंकि उन्होंने हमको सपोर्ट किया है और 20 साल अफगान अवाम की हिमायत से हम 54 कंट्रीज के खिलाफ जहाद किया, स्ट्रगल किया और कामयाब भी हो गए लोगों के हिमायत से और अल्लाह ताला की नसरत से। लेकिन दूसरा ये है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा मुस्तकबल में, वो इंशाल्लाह हम एक कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करेंगे। ये एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे। वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे चीज़ें और राइट्स अफगान अवाम के उसमें शामिल होंगे। और उसमें ये राइट भी शामिल हो सकता है कि उनको वोट का हक दिया जाए, अपनी हुकूमत चुनने का हक दिया जाए। ये तो डिपेंड करता है उस कमेटी पर और अफगान अवाम पर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स लाते हैं और कैसा है। लेकिन ये फ्रेमवर्क है कि जो भी अफगान अवाम के बेसिक राइट्स है वो उसमें शामिल होंगे। तालिबान की हुकूमत आने के बाद, तालिबान के जब आपकी फतह हुई है, उसके बाद ज़ाहिर आपने मीडिया को कवरेज की आज़ादी दी है। हमारे भी वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो भी कवरेज कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। प्राइवेट चैनल्स पर ख़वातीन एंकर्स को आने की इजाज़त दी है, वो भी नज़र आ रहा है। मगर जो सरकारी टीवी है उस पर अभी तक ख़वातीन नहीं आ रही हैं। 2 ख़वातीन को काम करने से भी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि आपकी ये पॉलिसी प्राइवेट मीडिया के लिए भी मुस्तकिल बुनियादों पर है या नहीं है। तो मुस्तकबिल में क्या सरकारी टीवी पर भी इजाज़त होगी ख़वातीन को काम करने की? ये पॉलिसी जो वो एंकर्स शो पर आ रही है, वो प्राइवेट टीवी में ये पॉलिसी है, वो तो क्लियर हो चुका। लेकिन ये कि गवर्नमेंट टीवी पे अभी तक नहीं है, लेकिन ये इनिशियल डेज है, इब्तिदाई आयाम है। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वो जो फ्रेमवर्क है उसमें डाली जाएगी।
ایک اور جو مسئلہ ہے اس میں امریکی میڈیا کی طرف سے رپورٹ ہوا ہے کہ امریکہ کو خدشات ہیں، امریکی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس پر داعش کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ متبادل راستے بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فتح کے بعد بھی داعش کا ایک خطرہ موجود ہے، ایئرپورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے اور داعش ایک خطرہ بن سکتی ہے؟ جی کو ہم کوشش ہے، احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو جو پریزنر تھے، داعش کے پریزنر تھے، وہ جیل میں تھے۔ کابل ایڈمنسٹریشن کے جو ادھر مسئولین تھے، ذمہ واران تھے، انہوں نے اس کو اپنی جاب کو، اپنی جگہوں کو ابانڈن کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے وہ جو پریزنر تھے داعش کے وہ بھی نکل چکے ہیں اور اب ہائیڈنگ میں ہے۔ تو ہم اس لیے بہت کوشش ہے، ہمارے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ بھی ایکٹیو ہے اور سیکورٹی فورسز بھی ایکٹیو ہے، تاکہ ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ نہ ہو جائے کہ وہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو زندگی کو نقصان پہنچے۔ لیکن یہ ہم بھی ایسا رپورٹس حاصل کیا ہے۔ مگر جب آپ دنیا کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، القاعدہ ہو، داعش ہو، تو آپ وہ اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں القاعدہ اور داعش اس وقت افغانستان میں اتنے مضبوط نہیں ہیں، یا اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو روک لیں گے؟ کس بنیاد پر یہ آپ کی طرف سے گارنٹی دی جا رہی ہے؟ اتنا مضبوط داعش داعش ایک فارن فینامنا ہے، فرسٹ آف آل۔ یہ افغان لوگوں سے نہیں ہے، اس میں افغان لوگ عوام کے بیچ میں اس کے روٹس نہیں ہے اور حمایت نہیں ہے۔ وہ ایک فارن فینامنا ہے۔ جب ادھر اسلامی حکومت کو افغانستان میں، تو وہ ممکن نہیں کہ داعش افغانستان میں زور پکڑے۔ لیکن یہ ابتدائی دن ہے، تو ظاہر ہے کچھ مشکلات ہوں گے، لیکن آہستہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا داعش یا جو بھی ہو وہ افغانستان میں مرکزی حکومت کے خلاف، ہماری پالیسی کے خلاف وہ ادھر فعالیت کر سکے۔ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا، پاکستان کی بھی امید ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو۔ آپ کی طرف سے بھی ایسا بیان سامنے آیا تھا تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، مگر اب خبر سامنے آئی کہ پاکستان نے طالبان کو تحریک طالبان پاکستان کی ایک لسٹ دی ہے، اور جو آپ کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب، انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے کہ پاکستان کی ان شکایت کا جائزہ لے، تحقیقات کرے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان سرزمین کو پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ درست ہے کہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات آپ کر رہے ہیں اور لسٹ آپ کو ملی ہے؟ دیکھو جی، کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے، یہ پالیسی ہے اور واضح ہے۔ میں نے بھی کئی بار اس کو کہا ہے، یہ واضح کر دیا ہے، لیکن وہ کمیٹی کے بارے میں نہیں جانتا۔ مگر یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں ان کو آپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خاندان سمیت واپس لوٹ جائیں، اور عام معافی کی بھی بات کی گئی ہے کہ جن کی عام معافی بھی ہو جائے اور وہ واپس لوٹ جائیں، بجائے اس کے کہ دہشت گردی میں ملوث ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہو، اگر وہ اپنے وطن کو لوٹے، یہ بہتر ہے۔ اور یہ کہ ہم افغانستان، ہم ایک نئے دور آغاز کر رہے ہیں افغانستان میں۔ وہ دور ہے صلح کا، ثبات کا اور افغانستان کے تعمیری نو کا۔ تو اس حالت میں، اس صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کی سرزمین میں دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو، اور ہمارے جو یہ مشکلات ہے یہ اور بھی جاری رہے۔ تو اس سے ہم چاہتے ہیں سارے جو بھی ہائیڈنگ میں ہو وہ چلا جائے اپنے ملکوں۔ مگر آپ کی فتح کے بعد جب جیل سے لوگوں کو رہا کرایا گیا تو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بھی رہا ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر خبریں آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں۔ سابق جو ڈیپٹی چیف ہیں تحریک طالبان کے فقیر محمد، ان کو بھی جیل سے چھوڑا گیا۔ تو یہ واقعات تو آپ کی فتح کے بعد ہوئے؟ مجھے معلوم لسٹ میرے پاس نہیں ہے، جو تھے ادھر وہ سب گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ جو بھی جیلوں میں تھے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ تو وہ بھاگ گئے، تو کیا یہ لا علمی میں ہو گیا کہ وہ اس طریقے سے بھاگ گئے آپ کے خیال میں؟
ये तो काबल उसके फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों अबांडन किया जेल को और सारे पुलिस स्टेशन को, सॉलिटरी मिलिट्री आउटपोस्ट को उन्होंने एकदम सडनली अबांडन किया, और जो भी जिधर जा सकते थे गए। जो सारे बाकी लोगों ने प्लंडरिंग शुरू किया, शूटिंग शुरू किया। ये बिल्कुल एक केएटिक सिचुएशन वजूद में आया, तो उस पर जिम्मेवारी उसकी है। लेकिन जब हम आए फिर हमने वो नॉर्मलसी को तकरीबन रिस्टोर किया है। अभी वो हालत बेहतर है, रोज़ एक रोज़ से दूसरे रोज़ तक बेहतर हो रही है। मगर इसमें अशरफ गनी साहब का वर्जन ये है कि खून रेजी होती, अगर वो ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि अबैंडन कर दिया, अगर वो ना जाते तो खून रेजी होती, इसलिए उन्होंने ये सब किया। नहीं, ये सही बिल्कुल गलत है, ये रैशनल नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं। हम उससे कहते थे, मैंने कही उस टाइम इंटरव्यू दिया कि हम चाहते हैं पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। उन्होंने क्यों नहीं किया पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर? वो उधर से निकल गए, भाग गए, और बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, हम सब कुछ को अबैंडन करके हम जा रहे हैं। तो हम इंतज़ार कर रहे थे शहर के नज़दीक के ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए पीसफुली, फिर हमारे सारे लोग एक पीसफुल ज़रिए से दाखिल हो जाए काबुल शहर में, ताकि कोई एक वो प्लंडरिंग ना हो, ये चोरी ना हो, लोगों की ज़िंदगी को नुकसान ना पहुँचे। उस सूरत में शायद वो जेल में जो थे वो कुछ हमारे मुजाहिदीन रिहा हो जाते और दूसरे वो उधर जेल में होते, हम उसको उधर छोड़ देते। लेकिन उन्होंने सब कुछ को एक बहुत एक केस को क्रिएट किया। जब आप ये कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग थी, और ज़रा ये खबर है कि कतर में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अशरफ गनी इंतकाल इक़्तिदार करेंगे, मगर आप कहते हैं कि उन्होंने मिसकमिटमेंट की जिसकी वजह से आपको काबुल में दाखिल होना पड़ा, वरना उन्हें खुद इक़्तिदार आपको हैंड ओवर करना था। तो ये अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर कैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, जो ये कहता है कि जी वो तवक्को कर रहे थे कि अशरफ गनी लड़ेंगे और अशरफ गनी उन्हें यकीन दिला रहे थे। अगर ये अंडरस्टैंडिंग थी तो फिर ये अमेरिका के मर्ज़ी से और अमेरिका के इल्म में होते हुए ही हुई होगी। वो सबको पता था कि हमारे क़ुव्वतें जो फोर्सेस वो आ गए हैं नज़दीक काबुल शहर, लेकिन हम काबुल शहर को दाखिल नहीं होते थे और हम इंतज़ार करते थे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल तरीके से हो जाए। वो सबको पता था, अमेरिका को भी पता था, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था, दूसरों को भी पता था। लेकिन फिर भी एक ऐसा उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ को कि हमें पता नहीं था। एक वाक़ूम को क्रिएट किया, एक खला को क्रिएट किया उन्होंने। वो वैसे सब एक जो इशू है जिस पर अफगानिस्तान में झड़पें सामने आई हैं वो कौमी परचम का है। वहाँ झड़पें हो रही हैं जब भी तालिबान जो कौमी परचम है अफगानिस्तान का उसको हटाते हैं या फिर कोई लेके घूमता है, उस हवाले से तो आप चाहते हैं कि जो तालिबान का परचम ऐसे ही कौमी परचम बनाया जाएगा, या आप कबूल करेंगे जो कौमी परचम है अफगानिस्तान का पहले ही? देखो, हमारे परचम तो मुसलमान है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इस में हम 20 साल से इशगाल के ख़िलाफ़, ख़ारिजी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे थे। अब मुस्तक़बल में क्या होगी ये मुमकिन है, हम ऐसा किस तरह परचम बनाए मुस्तक़बिल में उस डिपेंड करता है मुस्तक़बिल पर। ये मुमकिन है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, ये सही है, लेकिन वो मुस्तक़बिल का है। लेकिन वो बराबर ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह तो होगा उसमें। मगर कलमा तो अफगानिस्तान के कौमी परचम में भी है पूरा कलमा, तो आप भी एक फ़रीक हैं, तो आप सब मिलकर अगर हुकूमत बनाएंगे तो झंडा अफगानिस्तान का वो भी कौमी वो आपका होगा या ऐसा होगा जो सबको मंजूर होगा? ये फ्यूचर पर डिपेंड करता है। आपका आज बयान था कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उस तक बैरूनी अफवाज का इनखला होना चाहिए, वरना इसका रद्द अमल होगा। अब ज़ाहिर है इनखला के होते हुए फ़ौजियों की तादाद भी उनकी तरफ से बढ़ा दी गई है। अगर वो नहीं कर पाते तो आपको मंजूर नहीं होगा, और क्या करेंगे आप? ज़ाहिर है उन्होंने डेडलाइन दिया है 31 अगस्त को, वो निकलना चाहिए उस पर।
انہوں نے آلریڈی خلاف ورزی کی ہے پہلے، فرسٹ میں تک اس کو نکلنا چاہیے تھا کمپلیٹلی، انہوں نے نہیں کیا، وہ یہ خلاف ورزی ہے۔ ابھی اگر وہ پھر بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارجی قبضے کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے لیڈرشپ کے ڈیسیجن پر کہ ہم کیسا ریاکٹ کرتے ہیں۔ ویسے مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ اب ظاہر ہے اگر 31 اگست کی ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے اور آپ حکومت کا اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں تو تمام فریقین، عبداللہ صاحب ہیں، حامد کرزئی صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایتھنیسٹیز ہیں، تاکہ خانہ جنگی نہ ہو، وہ مذاکرات کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے پھر، یا خود حکومت کا اعلان کر دیں گے، کیا کریں گے؟ وہ چاہے مذاکرات کریں، لیکن ضروری نہیں ہے، بہت سے افغان ہیں سارے ایتھنیسٹیز میں جو وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے، دے آر ناٹ دا اونلی پرسن ان افغانستان، وی ہیو ریپرزینٹیٹیو فرام آل ایتھنیسٹیز دیٹ کین بی انکلوڈیڈ۔ اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ایتھنیسٹیز ہیں، ہزارہ ہوں، تاجک ہوں، ازبک ہوں، دوسرے جو ہیں، ان سب کو ملا کر ہی حکومت بنائی جائے تاکہ خانہ جنگی نہ ہو؟ جی، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ایتھنیسٹیز افغانستان میں ہے وہ اس کی استعداد کے مطابق، وہ اس کے ٹیلنٹس کے مطابق وہ افغانستان کی حکومت میں شامل ہو۔ بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ملک میں خواتین کے خلاف جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 14 اگست کو مینار پاکستان پر خاتون کو ہراساں کرنے، ان کو برہنہ کرنے والے ملزمان کی تلاش ابھی تک جاری ہے اور اب تک 130 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ لاہور میں اسی روز رکشے میں سوار خاتون کو ہراساں کرنے والے ملزم کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس اور اعلیٰ حکام کی جانب سے ان واقعات کا نوٹس لینے اور سخت احکامات جاری کرنے کے باوجود خواتین کے خلاف جنسی جرائم میں کمی نہیں آ رہی ہے، اس کے مزید کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز وہاڑی سے لاہور آنے والی ایک خاتون اور ان کی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے، جبکہ 17 اگست کو راولپنڈی میں مدرسے کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کا کیس بھی رپورٹ ہوا ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں خاتون اور ان کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی FIR کے مطابق خاتون اتوار کے روز اپنی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ وہاڑی سے لاہور آئیں۔ لاہور پہنچنے پر انہوں نے اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے رکشہ لیا، لیکن رکشہ ڈرائیور اور اس کا ساتھی خاتون اور ان کی بیٹی کو ایک نامعلوم مقام پر لے گیا، جہاں ان دونوں ماں بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ FIR کے مطابق جب خاتون نے اس نامعلوم مقام پر آتی ایک گاڑی کو دیکھ کر شور کیا تو ملزم خاتون کے 5000 روپے اور موبائل فون چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے خاتون کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے ان کے شور کی آواز سننے پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچی۔ اس حوالے سے آج CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ پولیس نے دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ اس حوالے سے ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ دونوں ملزمان اس سے پہلے بھی جنسی زیادتی کے کئی کیسز میں ملوث رہ چکے ہیں، جبکہ ایک ملزم گزشتہ سال ہی جنسی زیادتی کے 2 کیسز میں رہا ہوا تھا۔ اور اس حوالے سے CCPO لاہور کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کیس کی مزید تفصیلات اور شواہد جمع کر کے جلد عدالت میں جمع کرائے گی۔ دوسری جانب 16 اگست کو راولپنڈی میں مدرسے کے محتمم کی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کا کیس بھی رپورٹ ہوا ہے، جس میں مدرسے کی ایک خاتون استاد بھی ملوث تھیں۔ اس حوالے سے درج FIR کے مطابق متاثرہ طالبہ گزشتہ 7 سال سے مدرسے میں پڑھ رہی تھی۔ 16 اگست کی شام کو انہیں مدرسے سے کال آئی کہ ان کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، اسے آ کر لے جائیں۔ FIR میں متاثرہ طالبہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ گھر پہنچتے ہی وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ جب اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ گزشتہ 5-6 ماہ سے مدرسے کا محتمم اسے ہراساں کر رہا ہے، جبکہ اس دوران محتمم نے کئی بار زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ FIR کے مطابق مدرسے کا محتمم متاثرہ لڑکی کو ڈراتا رہا اور اسلحہ دکھا کر اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ ایک دن مدرسے کی ایک خاتون استاد نے بھی متاثرہ لڑکی کو کہا کہ مفتی صاحب جو بھی کہتے ہیں اسے مان لو، ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ FIR کے مطابق متاثرہ لڑکی نے اپنے والدین کو بتایا کہ 15 اگست کو مدرسے کی وہی استاد اسے مفتی شاہ نواز کے کمرے میں لے کر گئی، جہاں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی۔ لڑکی کے مزاحمت کرنے پر اسے استانی اور مدرسے کے محتمم دونوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس دوران مدرسے کا محتمم لڑکی کو اسلحہ دکھا کر دھمکی بھی دیتا رہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میرے پاس بم بنانے کا سامان موجود ہے جس سے میں تمہارے گھر کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔ FIR کے مطابق تشدد کے دوران متاثرہ لڑکی کو قہوہ نما کوئی دوا پلا کر بے ہوش کر دیا گیا، جس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ملزم نے
30 अगस्त तक अबूरी जमानत हासिल कर ली थी, जिसके बाद केस में मजीद दफा शामिल करके आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि पुलिस का कहना है कि वो मदरसे के दीगर स्टाफ को भी तफ्तीश में शामिल कर रहे हैं। कोई वाकया मदरसे में मोहतमिम के हाथों लड़की के साथ ज्यादती का है। कोई वाकया सफर करने वाली माँ बेटी का है, जिन्हें रिक्शे वाला झूठ बोलकर उनकी मंजिल के बजाय नामालूम मकाम पर ले गया। कोई रिक्शे में एक और खातून और बच्चे के साथ बैठी खातून का है, जिसमें गाड़ियों के रश में सबके सामने एक शख्स खातून के साथ नाजेबा हरकत करके उन्हें हिरासा करता है और सब देखते रहते हैं, तबसरा करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। और कोई वाकया 400 अफराद के रश में अपने 6 साथियों के साथ मुहर्रम के महीने में 14 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन मीनार पाकिस्तान पर वीडियो बनाती खातून का है। और किसी भी वाक़े में ना खातून के कपड़ों को, ना उनके अकेले निकलने को, ना ही सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में जाने को इल्ज़ाम दिया जा सकता है। इसलिए हर वाक़े को मुल्क और मज़हब के ख़िलाफ़ साजिश करार देने वाले और मर्दों और मुआशरे का दिफा करने वाले ही बताएं कि हमारे मुल्क और मुआशरे में अगर खातून ये ना कहे कि वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती है तो और क्या कहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। मुल्क की एक बड़ी अदालत का एक तारीखी फैसला सामने आया है। अदालत ने जजेस के मफादात के टकराव के मामले पर बड़ा फैसला सुना दिया है। यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुद तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिला अदालतों के जजेस को हुकूमत की तरफ से दिए गए रियायती प्लॉट्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। और ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर ज़मीन के मुतासरीन का केस सुनने वाला जज ही बेनिफिशरी होगा तो वो कैसे मुतासरीन के हुकूक का फैसला कर पाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में मिसकंडक्ट और करप्शन की वजह से बरतरफ किए गए जजेस को प्लॉट्स दिए जाने पर भी संजीदा एतराज़ात उठाए गए हैं। ये मामला कुछ यूं है कि हाल ही में इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 में कुरानदाजी के जरिए 4500 दरख्वास्त गुजारों को रिहायशी प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, जिनमें कई हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस और सरकारी अफसरान शामिल हैं। मगर जुमे को कुरानदाजी के 3 दिन बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपनी मातहतों की हद तक प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी है और अपने फैसले में लिखा है कि हाल ही में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 में प्लॉट्स की अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी कराई है। और इस फहरिस्त से यह जाहिर हो रहा है कि अमलान इस्लामाबाद की जिला अदालतों का हर वो जुडिशल अफसर इसका बेनिफिशरी है जो मुमकिना तौर पर ज़मीनों के मुतासरीन की शिकायत के इजाले और उनके हुकूक से मुताल्लिक फैसला करेगा। और यूं बादियों नज़र में मफादात के टकराव के मामले पर संजीदा सवालात उठते हैं, क्योंकि प्लॉट्स हालिया मार्केट रेट से काफ़ी कम कीमत पर दिए गए हैं। इसीलिए इस मामले से बेनिफिशरी का माली मफाद वाबस्ता है। हालांकि ये तयशुदा कानून है कि हर साइल को फेयर ट्रायल, गैर जानिबदार और आज़ाद अदालत तक रसाई का हक हासिल होना चाहिए। फैसले के मुताबिक हैरानकुन तौर पर इस फहरिस्त में ऐसे जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जिन्हें मिसकंडक्ट या करप्शन की वजह से बरतरफ किया गया है। फहरिस्त में तैयबा केस में इसी अदालत से जुर्म साबित होकर सजा पाने वाले जुडिशल अफसर का नाम भी शामिल है। हालांकि सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुकी है। इसी तरह जाली डिग्री के केस में करप्शन के इल्जाम पर बरतरफ किए गए जज का नाम भी अलॉटीज की फहरिस्त में शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, प्लॉट्स हासिल करने वाले खुशकिस्मतों में वो जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जो अपनी काबिलियत की वजह से अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। फैसले के मुताबिक मोरूसी और जाबराना रियासती इख्तियार के जरिए ज़मीन के मालिकान के आईनी हुकूक की शदीद खिलाफवर्जी की गई है। इस्लामाबाद में ज़मीन के मालिकान कई दहाइयों से संगीन नाइंसाफ़ी और बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जियों का शिकार है। कौन सी अदालत या फोरम कैसे गैर जानिबदारी के तासुर के बगैर मुतासरीन के हुकूक से मुताल्लिक फैसला देगी जब ज़िले अदालतों का हर जुडिशल अफसर ही बेनिफिशरी बन जाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है कि अगली समात तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िले अदालतों के मौजूदा और साबिक जुडिशल अफसरान की हद तक तमाम अलॉटमेंट्स मुअत्तल की जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समात के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है जो 13 सितंबर को समात करेगा। इससे कबल 2017 में इस मामले की समात के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद के इन दोनों सेक्टर्स के मुतासरीन के हक में फैसला दिया था और हुकूमत की जानिब से ज़मीन के एक्विजिशन के तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दिया था। मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला रिवर्स हो गया था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक और अहम केस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अस्कुत नोटिस के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक अहम समात हुई है। अदालत ने सवाल उठा दिया है कि अस्कुत नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 25 अगस्त को केस की मजीद समात करेगा। यह सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 20 अगस्त को जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस जमाल मंदू खेल पर मुश्तमिल बेंच का एक फैसला सामने आया। जस्टिस फाइजीसा के तहरीर करदा फैसले में लिखा है कि अदालत को 5 सहाफ़ियों ने एक दरख्वास्त दी है जिसमें लिखा है कि हुकूमत और उसके मातहत इदारे आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक पामाल कर रहे हैं। सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और गोलियां मारी जा रही हैं। मगर ऐसा करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, बल्कि जो लोग आइन के तहत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर मामूर हैं वही इन कामों के पीछे हैं। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त में FIA की एक प्रेस रिलीज का भी जिक्र है जिसमें लिखा है कि कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात इसलिए दर्ज किए गए
क्योंकि वो अदलिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं। तहम प्रेस रिलीज में ये नहीं बताया गया है कि इन सहाफ़ियों ने अदलिया के खिलाफ क्या किया है। फैसले के मुताबिक प्रेस रिलीज से ये तासुर मिला जैसे ये मुकदमात अदलिया के ईमा पर दर्ज किए गए हैं। DGFIA को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी करने की इजाज़त क्यों दी, और अगर ये उन्होंने जारी नहीं की तो इसे वापस क्यों नहीं लिया। DGFIA को सहाफ़ियों के खिलाफ तमाम केसेस की तफसील पेश करने की हिदायत भी दी गई है। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि सहाफ़ियों को आज़ादाना तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने की इजाज़त नहीं। अगर कोई इदारा सहाफ़ियों को आज़ादाना रिपोर्टिंग की वजह से फारिग करता है तो यह आइन के आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है। इसलिए चेयरमैन पेमरा को हिदायत की गई है कि वो तहरीरी जवाब में बताएं कि मीडिया इदारों के खिलाफ इस तरह के कितने इक़दाम किए गए हैं। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त में सहाफ़ियों के अगवा खासतौर पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात की निशानदही की गई है। ये मामला इसलिए तशवीशनाक है कि सेफ सिटी कैमरों के बावजूद मुल्जिमान पकड़े नहीं गए। इसलिए IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को भी तहरीरी जवाब में ये बताने की हिदायत की गई है कि सहाफ़ियों पर कितने हमले हुए, तहकीकात कहाँ तक पहुँची, मुल्जिमान की शनाख्त हुई या नहीं, और सेफ सिटी कैमरे से इस्तेमाल हुए या नहीं। फैसले में लिखा है कि इस दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत सुनने का फैसला किया है क्योंकि यह मामला अवामी अहमियत और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। फैसले में मीडिया से मुताल्लिक सरकारी और गैर सरकारी इदारों को नोटिस जारी करते हुए समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी की गई। 20 अगस्त को जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल बंदूखेल पर मुश्तमिल बेंच ने यह समाअत की, और फिर 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो लेने का जो तरीक़ाकार है उस पर अमल किया गया है या नहीं। हर जज इस तरह अपनी अदालत में सुमोटो ले सकता है या ये अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। इस बेंच में वो दोनों जजेस शामिल नहीं हैं जिन्होंने 20 अगस्त का हुक्म जारी किया था, यानी जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल बंदूखेल शामिल नहीं है। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में ये बेंच जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल है। आज की समाअत में इस बेंच ने सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस नुक्ते का जायजा लेंगे कि अस्कुद नोटिस इस अंदाज में हो सकता है या नहीं। सहाफ़ियों के मसाइल का इस कार्रवाई में जायजा नहीं लिया जाएगा। 2 रुकनी बेंच ने बराह रास्त दरख्वास्त वसूल करके नोटिस ले लिया। बेंच ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में किसी नुक्ते पर अस्कुद नोटिस ले सकता है। बेंच उमूमी तौर पर चीफ जस्टिस को अस्कुद नोटिस की सिफारिश कर सकता है। मौजूदा सूरत हाल में कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तवा नहीं था। अदालती प्रैक्टिस के मुताबिक बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 2 रुकनी बेंच ने 26 अगस्त को समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दिया। मौजूदा हफ्ते में हुक्म देने वाला बेंच दस्तयाब ही नहीं है। अगर खुसूसी बेंच तश्कील देना हो तो चीफ जस्टिस तश्कील देते हैं। अदालत ने कहा है कि सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर शफाफ अंदाज में कार्रवाई चाहते हैं, ऐसी कार्रवाई नहीं चाहते जो किसी फरीक के लिए सरप्राइज हो। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ियों का केस हसास है। खुशी हुई कि उन्होंने रुजू किया। इस पर अफसोस है कि सहाफ़ियों ने अदलिया पर बतौर इदारा भरोसा नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मामले से तहरीरी तौर पर आगाह किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि जो अंदाज इख्तियार हुआ वो अदालती तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं, अदालत का केस दायर होने और फिक्स करने का बाकायदा तरीक़ाकार है। अब ये 5 रुकनी बेंच 25 अगस्त को समाअत करेगा। ताहम इस सारे मामले का पस मंज़र सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी, हिरासानी, अगवा, तशद्दुद और फायरिंग जैसे वाक़यात हैं जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में तसलसल के साथ पेश आए हैं। अब बुध के रोज़ इस मामले की मज़ीद समाअत होगी जिसमें अदालत के दायरा इख्तियार पर बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।